अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द व्यू कॉन्सेप्ट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। ENG 201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश और लेसन नंबर 13 में आज हम जो है ना स्टार्ट करने लगे हैं। हम लेसन नंबर 13 कंपोजिंग बिजनेस मैसेजेस। बेसिकली हमने लेसन नंबर 12 से हमने स्टार्ट किया था कि बिज़नेस मैसेज को कैसे कंपोज किया जाता है, कैसे हमने उसे कंपोज करना है। उसके जो स्टेप थे ना वो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ लेसन नंबर 12 की, कि 12 उसके 10 स्टेप्स थे जिन्हें 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड किया गया है। पहला है प्लानिंग, दूसरा है कंपोजिंग और तीसरा है जी रिवीजन। तो प्लानिंग को हम डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं और अब हम आज जो है वो कंपोजिंग का जो पार्ट है जिसमें दो चीज़ें हैं। ठीक है, कंपोजिंग का जो हेड है उसमें सिर्फ दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है आपका ऑर्गेनाइजिंग यूर मैसेज और दूसरा है फॉर्मुलेटिंग यूर मैसेज। तो ये दो स्टेप्स हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे और काफ़ी मज़े मज़े की चीज़ें हम इंशाल्लाह सीखेंगे और आपके लिए भी इंटरेस्टिंग होंगी। तो आई होप सो आपको मज़ा आएगा। अगर आपको मज़ा आए, क्योंकि पढ़ाई भी है साथ में लर्निंग भी है, तो दोनों चीज़ें साथ लेके चलें और आपकी आपकी जो तैयारी है मिड टर्म की वो भी जो है ना साथ साथ हो रही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो न्यू हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, सॉरी व्यूअर्स हैं, उनको मैं वेलकम करता हूँ और आई होप सो कि वो हमें सब्सक्राइब करेंगे फॉर फ्यूचर कंटेंट। ओके जी, शुरू करते हैं आज का लेक्चर, लेसन नंबर 13। ओके, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग यूर मैसेज के बारे में पढ़ेंगे कि हमने अपने मैसेज को ऑर्गेनाइज कैसे करना होता है। जो मैसेजेस ऑर्गेनाइज नहीं होते, या यूँ कहें कि लोगों को बिल्कुल जो है ना ऐसी चीज़ें याद नहीं रहती जो डिसएसोसिएटेड होती हैं और ऑर्गेनाइज नहीं होती हैं। ठीक है, तो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए ये ज़रूरी है कि आपका जो मैसेज है एक तो बामायनी हो, मीनिंगफुल हो और वो ऑर्गेनाइज्ड हो, तरतीब में हो, यूँ समझे आप। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स क्या आती हैं जब हम ऑर्गेनाइजिंग मैसेज की ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को हम देख लेते हैं। ये एक लेटर वैसे आपको दिया हुआ है, इसको आपने देख लेना है, इसको पढ़ लेना है। अगर आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको पढ़ना, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, तो प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। सो पहली प्रॉब्लम ये है कि टेकिंग टू लॉन्ग टू गेट टू द पॉइंट। द राइटर ऑफ द लेटर टुक टू लॉन्ग टू गेट टू द पॉइंट। शी वेटेड अनटिल द फाइनल पैराग्राफ टू स्टेट हर पर्पस। अच्छा, ये जो ऊपर वाला लेटर है ये उसमें मौजूद जो प्रॉब्लम्स उनकी जिक्र हो रहा है। ये कोई फीमेल राइटर है, उन्होंने लेटर लिखा था, इसको आपने पढ़ लेना है लेटर को। तो इसमें जो प्रॉब्लम पहला आ रहा है कि वो जो मेन पर्पस था मैसेज का, लेटर का, और तो टू द पॉइंट आने के लिए ना उसने काफ़ी टाइम लगाया और इररेलेवेंट चीज़ों में उसने टाइम ज़ाया कर दिया। कह रहे हैं ना कि इंक्लूडिंग इररेलेवेंट मटेरियल, सो नो इन्फॉर्मेशन शुड बी इंट्रोड्यूस विच हैज़ नो पर्पस। तो हमें ऐसी से एहतियात करनी बरतनी है कि हम ऐसे मटेरियल ना शामिल करें अपने मैसेज में जो इररेलेवेंट हो। उसके बाद है गेटिंग आइडिया मिक्सड अप, यानी जो आइडियाज़ हैं शुड नॉट बी इन द रॉन्ग प्लेस, यानी जो जहाँ की चीज़ जहाँ पे फिट आनी चाहिए ना उसको वहीं पे आपने रखना है। बेशक उसका ताल्लुक हमारे मैसेज से हो, लेकिन उसको प्रॉपर जगह पे रखना है। यानी सीक्वेंस जो है वो हमने मेंटेन रखना होता है। सीक्वेंस शुड बी फॉलोड इन विच आइडियाज़ आर बिल्ट अपॉन प्रीवियस वंस। क्योंकि सीक्वेंस अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहूँ अगर कि आप चाय के बनाने का तरीका लिखें, ठीक है, और चाय के बनाने के तरीके में सबसे पहले ही मैं ये लिख दूं कि जी चाय कपों में डालो, तो ये तो गलत है ना तरीका। मतलब तरीका शुरू कहाँ से होगा? अभी चाय तो बनी नहीं है, चाय जब बनेगी तो हम कपों में डालेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जो सीक्वेंस है ना उसका हमने ख्याल रखना होता है। उसके आगे है जी लीविंग आउट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। The prime focus should be including the information required by the reader. Leaving out readers' desired information would be highly undesirable. यानी जो अहम चीज़ है उसको आपने छोड़ना नहीं है, उसको लाजमी आपने अपने मैसेज का पार्ट बनाना है। ठीक है, तो व्हाट डज गुड ऑर्गेनाइजेशन मीन, यानी जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग होती है मैसेज की, वो उसका क्या मतलब है? तो सिंपल सा मतलब उसका है कि द सब्जेक्ट एंड पर्पस आर क्लियर। जो सब्जेक्ट है आपका और जो आपका पर्पस है मैसेज का वो क्लियर होना चाहिए। यानी ऑल इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट एंड पर्पस। तमाम जो मैसेज के अंदर इन्फॉर्मेशन है उस सब्जेक्ट और उस पर्पस से रेलिवेंट होनी चाहिए। और द आइडियाज आर ग्रुप्ड एंड प्रेजेंट इन लॉजिकल वे। ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इज इंक्लूडेड। ऑफ कोर्स बेनिफिट इसके क्या है जी? अगर हम मैसेज को वेल ऑर्गेनाइज करें तो बाय अरेंजिंग द आइडियाज इन अ लॉजिकल एंड डिप्लोमेटिक वे यू विल इंक्रीज द चांस ऑफ सेटिस्फाइंग द ऑडियंस नीड्स। जो ऑडियंस को चाहिए वो उन्हें मिल जाए, तो
बात ही ख़त्म हो गई, हमारा तो मकसद ही यही है। ठीक है, ऑडियंस की अगर नीड पूरी हो गई तो 100% चांसेस यही हैं कि वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पिंग योर ऑडियंस एंड अंडरस्टैंड द मैसेज। द मेन रीज़न फॉर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इज टू इम्प्रूव योर चांस दैट पीपल विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट यू मीन। तो मेन मकसद ये हम पहले भी पढ़ के आ रहे हैं 7 C's में कि जो आपके दिमाग में चीज़ है, तो मेन मकसद यही है कि एग्जैक्टली वही चीज़ जो है वो आपके रीडर्स के माइंड में भी हो चली जाए। आप इतना जो है ना क्लियर लिखें चीज़ों को, इतना जो है ना एक्सप्लिसिटली जो है ना लिखें कि आपके जो मतलब है वही जो है ना आपका रीडर उस मैसेज को पढ़ के क्या करे, एक्सट्रैक्ट करे, उसको गेन करे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है जी सेविंग योर ऑडियंस टाइम। अगर मैसेज आपका वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा तो इसका मतलब वो एफिशिएंट होगा और उसको पढ़ने में रीडर को आसानी होगी और उसका काफ़ी सारा टाइम जो है वो बच जाएगा। आगे है जी सिंप्लीफाइंग योर कम्युनिकेशन टास्क्स, यानी फाइनली बीइंग वेल ऑर्गेनाइज्ड हेल्प्स यू कंपोज योर मैसेज मोर क्विकली एंड एफिशिएंटली। जब आप फाइनली बीइंग वेल ऑर्गेनाइज्ड हेल्प्स यू कंपोज योर मैसेज मोर क्विकली एंड एफिशिएंटली, इसका मतलब क्या है कि वेल ऑर्गेनाइज जो मैसेज है ना, ठीक है, तो उसका फ़ायदा ये होता है अगर आपने उसकी पहले से प्लानिंग की हुई है तो एक तो ये है कि जब वो मैसेज कंप्लीट हो जाता है, बन जाता है, तो वो रीडर्स के लिए एक तो आसान होता है और उसे पढ़ना और उससे जो उसका मतलब समझना। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा ये है कि आपका मैसेज जो है वो आप उसको जब कंपोज करने जा रहे होंगे तो आप उसको बहुत जल्दी और एफिशिएंटली कर लेंगे अगर आपने उसको ऑर्गेनाइज प्लान किया हुआ है। ठीक है, नीचे एक लेटर है आपके सामने और इस लेटर को हम पढ़ लेते हैं। इसमें जो एड्रेस वगैरह है और जिसके नाम है वो आप देख लीजिएगा। तो इसका जो हम इसकी बॉडी है इसको देखते हैं कि डियर मिस सॉन्डर्स, थैंक यू फॉर लेटिंग अस नाउ अबाउट योर एक्सपीरियंस विद द ओलंपिक डिस्क ड्राइव दैट यू बुक लास्ट नवंबर। It's important that we learn of unusual problems with the equipment we stock. As you know, regularly price equipment returned to computer time within 30 days is covered by the unconditional refund that has been our tradition for 22 years. Your machine, however, is still covered by the manufacturer's warranty. Your needs will receive immediate attention if you write to. अच्छा, इस लेटर में ना जो कंपनी है उसने एक्नॉलेजमेंट लेटर भेजा था। उनकी जो डिस्क ड्राइव थी उन्हें रिसीव हो गई थी। अब उस एक्नॉलेजमेंट लेटर के जवाब में लिख रहे हैं, तो थैंक यू कर रहे हैं हम। सबसे पहले ऑर्गेनाइज मैसेज है ना, पहले हमने उनका शुक्रिया अदा किया। इस मैसेज में हमने नहीं, ये जो मैसेज, ये जो लेटर है उसमें हमसे मुराद हम जो लिखने वाले हैं, तो सबसे पहले एक शुक्रिया अदा किया गया और उसके बाद जो प्रॉब्लम्स अक्सर जो आती हैं डिस्क ड्राइव में उसका ज़िक्र किया गया और ये बताया गया कि अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम ऐसा फेस होता है ना, तो ये हमारी ट्रेडिशन है 22 साल से कि हम उस चीज़ को जो है ना क्या करते हैं, बग़ैर किसी कंडीशन के उसे रिफ़ंड कर देते हैं और वो चीज़ वो जो प्रॉब्लम उसमें आई है वो हमें ज़्यादा जानने में हम ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, क्योंकि ताकि दोबारा जो है हम वो प्रॉब्लम किसी हमारी डिस्क ड्राइव में ना आए। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइज मैसेज था, इसको आपने देख लेना। नीचे भी एक एग्जाम्पल लेटर है, इसको भी आपने देख लेना है। ओके जी, वेज टू अचीव गुड ऑर्गेनाइजेशन। तो मैसेज को ऑर्गेनाइज करने का जो सबसे बेस्ट तरीका ना वो ये है कि सबसे पहले जो आइडियाज़ आपके जहन में उनको राइट डाउन कर लें। ठीक है, और उन आइडियाज़ की ग्रुपिंग कर लें, उसके बाद उन्हें सीक्वेंस दे दें। ठीक है, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पाकिस्तान कैसे बना, अगर आप इस पर लिखना चाह रहे हैं तो आप जो सारी इवेंट्स हैं उनको ग्रुप कर लें, उनको आप लिख लें। उसके बाद उसकी जो आपने सीक्वेंस लिखना है ना वो आप लाजमी सी बात है आप बाय ईयर लिखेंगे कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया। ठीक है, तो इसी तरह आपने करना है। लेकिन जो अहम चीज़ है उसमें यह है कि स्टार्ट विद द मेन आइडिया। मेन आइडिया आपके स्टार्ट पे होना चाहिए। स्टेट द मेजर पॉइंट्स, स्टेट विद एविडेंस, यानी जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको आप बुलेट्स की शक्ल में भी लिख सकते हैं और हर बुलेट पे आपने जो आप पॉइंट्स लिख रहे हैं ना उसकी जो इलस्ट्रेशन है, उसकी डिस्क्रिप्शन जो है या उसकी वजाहत जो है आपने एविडेंस के साथ करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। इसमें जो 3 चीज़ें हैं, पहला है कि आपने मेन आइडिया के साथ स्टार्ट करना है, दूसरा आपने मेजर पॉइंट्स लिखने हैं और तीसरा आपने क्या करना है,
जो है ना एविडेंस के साथ आपने उसको उसका इजहार करना है। तो यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स हैं ना उनकी यहाँ पे उन्होंने ये डिटेल दी हुई है। स्टार्ट विद द मेन आइडिया। द मेन आइडिया इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर कंस्ट्रक्टिंग एन आउटलाइन। जब एक आउटलाइन आप बना रहे होते हैं तो मेन आइडिंग जो है, मेन आइडिया उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ज़हनशीन कर लेना है। ओके, सो व्हाट यू वांट योर ऑडियंस टू डू और थिंक एंड व्हाई दे शुड डू सो, ये 2 सवाल आपके जहन में होने चाहिए। उसके बाद आ गया स्टेट द मेजर पॉइंट्स। ठीक, द मेन आइडिया शुड बी सपोर्टेड बाय 3 to 5 मेजर पॉइंट्स। जो आप मेन आइडिया शुरू में बता चुके हैं तो उसकी सपोर्टिंग में 3 या 5 जो है ना मेजर पॉइंट्स होने चाहिए। और वो मेजर पॉइंट्स क्या करेंगे, द ब्रेक डाउन ऑफ द मेन आइडिया इनटू मेजर पॉइंट्स। उन बेसिकली वो उस मेजर मेन आइडिया को जो है ना हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं मेजर पॉइंट्स में। और मेजर पॉइंट्स को हम फिर एविडेंस के साथ जो है ना क्या करते हैं, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखिए कितनी खूबसूरती से इन्होंने आपको ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट बताया हुआ है। जो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये हम बात कर रहे हैं जो हम कंपोजिंग करते वक्त ऑर्गेनाइजेशन करते हैं अपने किसी भी पैराग्राफ की, अपने पीस ऑफ राइटिंग की, सेंटेंस की, वट एवर इट इज़। ओके, तो सबसे पहले देखें इसमें मेन आइडिया। आपका मेन आइडिया आ गया शुरू में। मेन आइडिया को आपने ब्रेक डाउन कर दिया मेजर पॉइंट्स में। अब यहाँ पे 3 मेजर पॉइंट्स है तो हर मेजर पॉइंट के हम एविडेंस भी दे रहे हैं। ठीक है, एविडेंस ए, एविडेंस बी। तो ये वैसे तो नंबरिंग गलत हुई हुई है, तो यहाँ पे आप एविडेंस ए, एविडेंस बी, एविडेंस सी। तो आप जो आपके टॉपिक जो मेन आइडिया ना, वो डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना जो है ना वो कितना टॉपिक आपका ब्रॉड है, तो उसके मुताबिक आपने इसकी फिर ब्रेक डाउन करनी होती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है टॉपिक की नेचर पे। अच्छा, तीसरी चीज़ भी यहाँ पे दी हुई थी, आई एम रियली सॉरी मैं नीचे नहीं देख सका, कि इलस्ट्रेट विद एविडेंस। ईच मेजर पॉइंट शुड बी सपोर्टेड विद इनफ स्पेसिफिक एविडेंस टू बी कन्विंसिंग बट नॉट सो मच दैट इट बिकम्स बोरिंग। तो इतना ज़्यादा भी नहीं लिख देना अपने सबूत के तौर पर कि अगला बंदा पढ़ के बोर हो जाए। ठीक है, अच्छा, जब आपने आइडियाज़ अपने ग्रुप कर चुके होते हैं ना, तो उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। जब आप अपने आइडियाज़ लिख चुके होते हैं, उसकी ग्रुपिंग कर चुके होते हैं, तो उसके बाद जो है ना मतलब उस वक्त जो है ना आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू इस्टेब्लिश सीक्वेंस विद ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स। ठीक है, तो कौन सी अप्रोच हैं, 2 अप्रोच हैं, एक है डायरेक्ट अप्रोच और एक है इनडायरेक्ट अप्रोच। तो दोनों को डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहले हम पढ़ते हैं डायरेक्ट अप्रोच को, जिसे डिडक्टिव भी कहते हैं। सही है, तो ये एमसीक्यूज़ की तैयारी भी मज़ेदार आपकी हो रही है साथ साथ। ठीक है, तो ये आपने नहीं भूलना, ये जो चीज़ें हैं इनको आपने याद रखना है। डायरेक्ट अप्रोच को डिडक्टिव भी कहते हैं, और जो होती है ना आपकी दूसरी इनडायरेक्ट अप्रोच, उसको इंडक्टिव कहते हैं। ओके, तो डायरेक्ट अप्रोच में क्या है कि इट मीन्स पुटिंग द मेन आइडिया फर्स्ट फॉलोड बाय द एविडेंस। डायरेक्ट अप्रोच जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, पहले आपने आइडिया दिया, उसके बाद आपने एविडेंस दिए। ठीक है, पहले आइडिया आ गया और फिर एविडेंस आ गए सारे। तो ये आपने याद रखनी है चीज़। अच्छा, अब डायरेक्ट अप्रोच को यूज़ करते हुए अगर आपने रिक्वेस्ट फॉर जो है ना करनी है, तो फॉर्मेट उसका क्या होगा, जो लेटर है जब आप रिक्वेस्ट कर रहे होंगे तो लेटर मेन आइडिया से आपका शुरू होगा। ठीक है, और मिड सेक्शन मेक्स अ रिक्वेस्ट। मिड सेक्शन में आप रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आप छुट्टी की एप्लीकेशन लिखते हैं ना, तो पहले मेन आइडिया, आपको मिसाल दे रहा हूँ, उसके बाद दरमियान में रिक्वेस्ट आ जाएगी एंड प्रोवाइड्स एसेंशियल डिटेल्स, अगर आपने कोई डिटेल्स देनी है कि क्यों चाहिए छुट्टी। क्लोजिंग में आपने क्या करना है, द लेटर रेफर्स टू द मेन पॉइंट एंड स्टेट द डिजायर्ड एक्शन। तो आखिर में आपने बताना होता है कि जी ये मेरा मसला था तो मुझे छुट्टी चाहिए। सही है, तो डिज़ायर्ड एक्शन मतलब है कि आप क्या चाह रहे हैं, आपको छुट्टी चाहिए। तो आप अपने मैनेजर से, अपने सर से वगैरह वगैरह, बिजनेस राइटिंग में मैं आप ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल ही दूंगा कि अपने मैनेजर से, अपने हायर अथॉरिटी से छुट्टी अगर मांग रहे हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो डायरेक्ट रिक्वेस्ट फॉर्मेट में आपने ये रखना है, पहले मेन आइडिया, उसके बाद रिक्वेस्ट, उसके बाद थोड़ी बहुत डिटेल्स, और आखिर में मेन पॉइंट और जो आपने डिजायर्ड एक्शन आपको चाहिए। उसके बाद आ गया रूटीन, गुड न्यूज़ एंड गुड विल मैसेज फॉर्मेट। ये दूसरे किस्म के लेटर्स आ गए। ये वाले जो लेटर है ना, ये हमेशा गुड न्यूज़ से स्टार्ट होते हैं। आपने अच्छी खबर सुनानी होती है स्टार्ट में ही। ठीक है, ओके, ऑल नेसेसरी डिटेल्स आर प्रोवाइडेड इन द मिडल पार्ट। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है होती है गुड न्यूज़ से रेलिवेंट, वो आपने मिडल पार्ट में रखनी है। और क्लोजिंग में आपने क्या करना होता है, द लेटर रेफर्स टू द मेन पॉइंट एंड स्टेट्स द डिजायर्ड एक्शन। और आखिर में मेन पॉइंट आपका यहाँ पे वो मेन पॉइंट को रेफ़र करता है लेटर, और आखिर में अपने डिजायर्ड एक्शन देने होते हैं। यानी अगर आप किसी को जॉब ऑफ़र लेटर लिख रहे हैं ना,
HR पर्सनल या HR मैनेजर, तो आप जब उसे जॉब की एक तो खुशखबरी देंगे शुरू में, उसके बाद आपने डिटेल बतानी है कि आपकी जॉब्स के बाद आपको जो है आपको क्या क्या जो है आप फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपकी कितनी पे होगी वगैरह वगैरह। एट द एंड अपने मेन पॉइंट में बताना है कि आपने ज्वाइन करना है हमारी जॉब को, और अगर ज्वाइन करना है तो आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तो वो आपने एट द एंड बताने होते हैं। ओके, आगे है परसुएसिव मैसेज। इसमें अगर आपने किसी को अपनी तरफ राग़िब करना है तो यूजिंग द इनडायरेक्ट अप्रोच गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू गेट योर मैसेज अक्रॉस टू अ स्केप्टिकल और हॉस्टाइल ऑडियंस। यानी जो आपकी ऑडियंस होती है ना, ज़रा इसका मूड ख़राब होता है, बिगड़ी हुई जो ऑडियंस होती है, तो उससे जो है ना आपने, लेकिन यहाँ पे ये इस बात का जिक्र हुआ ना कि इनडायरेक्ट अप्रोच चाहिए होगी। इनडायरेक्ट अप्रोच हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं जी परसुएसिव मैसेज का फॉर्मेट देखने। द लेटर बिगिंस विद क्वेश्चंस टू कैच द रीडर्स अटेंशन। सबसे पहले तो आप रीडर की अटेंशन लेनी होती है, उसके लिए आप कोई सवाल कर देते हैं। द लेटर लीड्स अप टू द मेन पॉइंट्स बाय अराउजिंग द रीडर्स इंटरेस्ट। आपने इंटरेस्ट एक दफ़ा अटेंशन उसकी ले ली ना, फिर आपने मेन पॉइंट करना होता है ताकि रीडर्स का इंटरेस्ट बढ़े। दिस सेक्शन गिव्स द रीडर अ मोटिव फॉर कंप्लाइंग विद द रिक्वेस्ट। द लेटर क्लोज विद एन अपील। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे इनडायरेक्ट अप्रोच की तरफ। इंडक्टिव उसको कहते हैं टू पुट द मेन आइडिया लेटर एंड एविडेंस फर्स्ट। तो पहले अपने एविडेंस रखने होते हैं और मेन आइडिया आखिर में रखना होता है, बाद में रखना होता है। सिंपल सी चीज़ है। तो शॉर्ट मैसेजेस फॉलो वन ऑफ 4 ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स डिपेंडिंग ऑन द ऑडियंस प्रोबेबल रिएक्शन। ओके, अब इसमें जो इनडायरेक्ट में जो आप यूज़ करते हैं ना अप्रोच, तो वो आप किन किन लेटर्स में यूज़ करते हैं। ख़ास तौर पे जो ये यूज़ होती है, ये बैड न्यूज़ की जो मैसेज होते हैं ना उनमें होती है। अगर कोई बंदा उसने अप्लाई किया था आपके डिपार्टमेंट में और वो उस जो पोजीशन है उसके लिए वो अप्लाई नहीं, सॉरी, क्या नहीं कर सका, एलिजिबल नहीं हो सका, या क्राइटेरिया मीट नहीं कर सका, या पास नहीं हो सका, जो भी वट एवर द रीज़न, अगर आप उसे एक मैसेज लिख रहे हैं ना, आप रिग्रेट कर रहे हैं उसकी एप्लीकेशन को, या उस कैंडिडेट को रिग्रेट कर रहे हैं कि आप सेलेक्ट नहीं हुए हमारे मेयार के मुताबिक, तो आपने बैड न्यूज़ मैसेज उसको कहते हैं, उसके ज़रिए उसे कन्वे करना होता है। सो इफ़ यू हैव बैड न्यूज़ ट्राई टू पुट इट समवेयर इन द मिडल। तो बैड न्यूज़ जो है ना वो लेटर के मिडल में रखें आप, ठीक है। क्वेश्चन बाय अदर मोर पॉजिटिव आइडियाज़। क्वेश्चन बाय का मतलब होता है, जैसे हम क्वेश्चन का मतलब वो ये कुशन होते हैं ना जो सोफ़े के, तो ये बड़ा खूबसूरती से ये लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो बेसिकली क्या है कि आपने उस बैड न्यूज़ मैसेज के साथ ना आगे पीछे दाएं में कोई पॉजिटिव बातें भी लिखनी होती हैं कि आप बहुत अच्छे थे, आप बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, लेकिन रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर सके, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप फ्यूचर में एक अच्छी आपको पोस्ट मिलेगी वगैरह वगैरह। तो ये ज़रा आप यूँ समझें कि ज़रा सा वो थोड़ा सा जो है ना वो लगाना होता है, मक्खन लगाना होता है, आम अल्फाज में इसको समझें। ओके हो गया जी। इसका फॉर्मेट क्या होता है बैड न्यूज़ मैसेज का। लेटर जो आपका शुरू होता है ना वो एक न्यूट्रल स्टेटमेंट के साथ शुरू होता है, दैट प्रोवाइड्स अ ट्रांसमिशन टू द रिफ्यूज़ल। ऐसी न्यूट्रल स्टेटमेंट होती है इनडायरेक्ट अप्रोच में कि उसमें हम ये इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि जो आपकी एप्लीकेशन थी वो रद्द कर दी गई। द मिड सेक्शन एक्सप्लेन्स द रीजंस फॉर रिफ्यूज़ल। और मिड सेक्शन में आपने बताना होता है कि क्या वजह थी जिसकी वजह से आप रिफ्यूज़ हुए, एंड देन स्टेट्स द बैड न्यूज़। और वो जैसे कि मैंने बताया था मिड सेक्शन में फिर हम बैड न्यूज़ बताते हैं, ठीक है। द राइटर टेक्स केयर टू इंट्रोड्यूस अ पॉजिटिव थाट। बैड न्यूज़ के साथ ही ना आपने एक पॉजिटिव थाट भी लगाना होता है साथ में, ठीक है। द लेटर क्लोजेज ऑन अ कॉर्डियल नोट। कॉर्डियल का मतलब ये है कि हमदर्दाना नोट के साथ आखिर में आपने लेटर को क्लोज करना होता है, विच इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। बैड न्यूज़ अल्लाह ना करे किसी के लिए भी आए, तो बैड न्यूज़ सुन के तो हर बंदा परेशान हो जाता है। बहरहाल हम पढ़ रहे हैं, हमारे जो ये सिलेबस है इसमें इंक्लूड है, तो चीज़ें सीखनी चाहिए हर किस्म की। आगे आगे जी लॉन्गर मैसेजेस। ओके जी, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ लॉन्गर मैसेज शुड रिफ्लेक्ट बोथ द पर्पस ऑफ द मैसेज एंड द ऑडियंस प्रोबेबल रिएक्शन। व्हेन योर पर्पस इज टू इन्फॉर्म द मेजर पॉइंट्स आर बेस्ड ऑन अ नेचुरल ऑर्डर एम्प्लाइज बाय द सब्जेक्ट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लॉन्गर मैसेजेस को आपने जब लिखना है तो उसमें
आपका एक तो पर्पस भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और इसके अलावा जो ऑडियंस का रिएक्शन है उसको भी आपने मलूज़ ख़ातर रखना होता है। सो व्हेन योर पर्पस इज़ टू इन्फॉर्म, अगर आपका सिर्फ मकसद इन्फॉर्मेशन देना है, तो द मेजर पॉइंट्स आर बेस्ड ऑन अ नेचुरल ऑर्डर इम्प्लाइड बाय द सब्जेक्ट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो सब्जेक्ट है उससे रेलिवेंट ही आपने जो सीक्वेंस में रखना होता है ना, जिस ऑर्डर में इवेंट्स को या पॉइंट्स को, तो आपने उसी सब्जेक्ट से रेलिवेंट अपने जहन में उसे रखते हुए आपने उसको सीक्वेंस देना होता है या ऑर्डर देना होता है। ओके जी, नेक्स्ट आपका आ गया जी, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान शुड डिपेंड ऑन द रिएक्शन यू एंटिसिपेट। अच्छा, आपको ना ऑडियंस से दो तरह के रिस्पॉन्सेज आपको पता है मिलने के, आपको दो चीज़ें रिस्पॉन्स में मिलती हैं। या तो आपके मैसेज से वो एग्री कर जाते हैं आपकी ऑडियंस, ठीक है। अगर वो एग्री कर जाते हैं तो आपने कौन सा जो आपने ऐसा स्ट्रक्चर यूज़ करना है जिसका जो फोकस है वो जो है ना, यानी आपने ऐसा स्ट्रक्चर मैसेज का यूज़ करना है जो फोकस करे अटेंशन ऑन द कंक्लूजन। जो ज़्यादा आपने फोकस जो रखना है, आपने जो एंड है ना रिजल्ट उस पे रखना है लेटर के, ठीक है। क्योंकि वो अहम चीज़ होती है जो आपके जो ऑडियंस है, पॉजिटिव ऑडियंस, जिसे वो पढ़ के समझती है कि उन्होंने क्या करना है। लेकिन अगर आपको पता है आपकी ऑडियंस जो है वो ज़रा गड़बड़ी सी है और एहतजाज कर देगी, आपकी बात नहीं मानेगी, स्केप्टिकल है, तो आपने क्या करना होगा, फिर आपने एक ऐसा स्ट्रक्चर यूज़ करना है दैट फोकसेस ऑन रैशनल, दैट सपोर्ट्स यूर पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपने ऐसा जो है ना स्ट्रक्चर रखना है जो आप पॉइंट्स दे रहे हैं ना, किसी तरीके से भी उनके एविडेंस हो उसके अंदर, उसकी डिस्क्रिप्शन हो, और ऐसे पॉइंट्स हों जो आपका जो मेन आइडिया है उसे सपोर्ट करते हैं और उसे एक्सप्लेन करने में मदद कर रहे हों, ताकि वो किसी तरीके से जो बात है उनके दिमाग में बैठ जाए। तो यहाँ तक हमने कर लिया कंप्लीट आपका पहला जो पार्ट था कंपोजिंग ऑफ मैसेज में, ऑर्गेनाइजिंग योर मैसेज का। अब हम चल रहे हैं फार्मूलेटिंग योर मैसेज। तो फार्मूलेटिंग क्या होती है? अच्छा जी, तो अब आपने क्या करना है, अब बेसिकली आपने ऑर्गेनाइजिंग अपने मैसेज की कर ली। अब आपने उसे कलम बंद करना है, अब आप ड्राफ्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, फॉर्मुलेटिंग करने जा रहे हैं अपने मैसेज की। तो फर्स्ट योर फर्स्ट ड्राफ्ट, पहला जो आपका ड्राफ्ट होता है, जो पहला स्टेप होता है जो आप लिखने जा रहे होते हैं सारी प्लानिंग करने के बाद कंपोजिंग में। तो कंपोजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग योर मैसेज, पॉलिशिंग इट इज़ अ लेटर स्टेप। पहले आपने ड्राफ्ट करना होता है, लिखना होता है, उसके बाद वो काफ़ी मराइल से गुजर के पॉलिश होके बिल्कुल एक जो है ना कंप्लीट मैसेज बन के जो है ना निकलता है उसमें से। तो पहला जो काम है वो आपका है फर्स्ट, आपका ड्राफ्ट आपने कर दिया। दूसरी जो पॉइंट है इसमें वो ये है कि योर स्टाइल एंड टोन जो अब बहुत मैटर करता है। व्हेन कंपोजिंग द मैसेज वेरी द स्टाइल टू क्रिएट अ टोन दैट सूट्स द ओकेजन, यानी जिस मौके का या जिस सिचुएशन का मैसेज है ना आपका, तो आपने टोन भी वही रखनी होती है, सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी को खुशखबरी दे रहे हैं तो आपकी टोन जो है ना वो प्लीजिंग होनी चाहिए, खुशगवार होनी चाहिए। और इन केस अगर आप किसी को सज़ा सुना रहे हैं, हाँ, या बैड न्यूज़ सुना रहे हैं, तो आपकी टोन ज़रा इतनी खुशी वाली तो नहीं होनी चाहिए, तो वो ज़रा आपने मॉडरेट रखनी होती है। तो थिंक अबाउट द रिलेशनशिप यू वांट टू इस्टेब्लिश। दूसरी चीज़ ये है कि मैसेज में बिज़नेस राइटिंग में आपकी जो सबसे अहम जो चीज़ होती है वो ये होती है कि अपनी रिलेशनशिप जो है ना वो बनाने होते हैं, बिल्ड करने होते हैं। तो उस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। डोंट बी टू फेमिलियर, यूज़ ह्यूमर ओनली विद ग्रेट केयर। ह्यूमर का हम पहले पढ़ के सारा 7 सीज़ में आ रहे हैं, तो आपने बहुत जो है ना सोच समझ के इस्तेमाल करना होता है। अगर आप मास्टर हैं ना राइटिंग में, तो तब भी आप ह्यूमर का इस्तेमाल किया करें। डोंट फ्लैटर द अदर पर्सन, डोंट प्रीच, आपने प्रीच भी नहीं करनी, किसी का मजाक भी नहीं उड़ाना। डोंट ब्रैग, ना अपने आप को बड़ा दिखाना है। बी योर सेल्फ, बस जो लिख रहे हैं, जो आपको जितना आता है, जितना आपका नॉलेज है, आपके सब्जेक्ट से रेलिवेंट, आपके टॉपिक से रेलिवेंट, बी नेचुरल रह के आपने वो लिखना होता है। और आपने जो सूटेबल टोन होती है वो आपने बरकरार रखनी होती है। बेसिकली वो आप कैसे बरकरार रखते हैं, कैसे शो करते हैं, बाय यूजिंग द वर्ड्स जो आप लिख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है जी यूज़ द यू एटीट्यूड। यू एटीट्यूड हम पढ़ के आ रहे हैं पहले लेक्चर्स में। तो यू एटीट्यूड इज़ बेस्ट इम्प्लीमेंटेड बाय एक्सप्रेसिंग योर मैसेज इन टर्म्स ऑफ द ऑडियंस इंटरेस्ट एंड नीड्स। तो यू एटीट्यूड में आपने ख्याल जो है वो रखना होता है अपनी ऑडियंस का। अवॉइड यूजिंग यू एंड यूअर्स टू एक्सेस व्हेन असाइनिंग द ब्लेम। तो यू एटीट्यूड आपने तब नहीं रखना होता जब आप कोई ब्लेम कर रहे होते हैं,
उस वक्त आपने इनडायरेक्ट अप्रोच जो है ना यूज़ करनी होती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, आगे एग्जांपल्स आ गए हैं। इंस्टेड ऑफ दिस हम पढ़ेंगे, यूज दिस हम पढ़ेंगे कि क्या फ़र्क है इसमें। जैसे पहले है इंस्टेड ऑफ दिस, तो मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ इंस्टेड ऑफ दिस को, नीचे यूज दिस को हम पढ़ लेंगे। टू हेल्प अस प्रोसेस इन दिस ऑर्डर, ये एक सेंटेंस है, इसको देख लेते हैं। वी मस्ट आस्क फॉर अनदर कॉपी ऑफ द रिक्वेजिशन, तो इसमें आप यूँ भी कह सकते हैं, सो दैट योर ऑर्डर कैन बी फिल्ड प्रॉम्प्टली, प्लीज़ सेंड अदर कॉपी ऑफ रिक्वेजिशन। तो ये जो चीज़ें मैं मार्क कर रहा हूँ ना, तो ये बेसिकली जो है ना डिफरेंस क्रिएट कर रही हैं। आगे जी, वी प्रेफर टाइपराइटर रिबन्स इन 3 कलर्स, ब्लैक, ब्लू एंड ग्रीन। ठीक है, ओके। यहाँ पे ज़रा आप अजीब सा लग रहा है कि आप किसी को बता रहे हैं कि हमारे पास जो टाइपराइटर के रिबन्स हैं वो 3 कलर के हैं जनाब, आपको कौन सा चाहिए। तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि टेक यूर पिक ऑफ टाइपराइटर रिबन्स इन 3 कलर्स। ठीक है, टेक यूर पिक ऑफ टाइपराइटर रिबन्स। तो आप ऑप्शन दे रहे हैं लेकिन बड़े खूबसूरत अंदाज से दे रहे हैं। तो रिमेंबर आपने क्या रखनी चीज़ कि जो यू जो है ना डज़ नॉट ऑलवेज इंडिकेट ए यू एटीट्यूड। ज़रूरी नहीं है कि आप यू यूज़ कर रहे हैं वर्ड तो वो यू एटीट्यूड के लिए यूज़ होगा। तो यू एटीट्यूड कैन बी डिस्प्लेड विदाउट यूजिंग द वर्ड यू। तो हम यू के लफ्ज़ को इस्तेमाल के बगैर भी यू एटीट्यूड को डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, ये देखें, ये लिखा हुआ है ना, यू शुड नेवर यूज़ दैट काइंड ऑफ पेपर इन द मशीन। तो ये बड़ा अजीब सा लगेगा, आप यूँ तो यूँ समझे, ऐसा लग रहा है कि धमकी दे रहे हैं। बहरहाल आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दैट काइंड ऑफ पेपर डजंट वर्क वेरी वेल इन द मशीन। तो आप खूबसूरती से जो है ना आप क्या कर रहे हैं, अपने ऑडियंस या जिससे आप बात कर रहे हैं उसको बता रहे हैं कि इस मशीन में ये पेपर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप यू यूज़ करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। आप यूँ समझ रहे हैं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आप उसको धमकी दे रहे हैं या डरा रहे हैं या ऐसी कोई बात कर रहे हैं। नेक्स्ट में देख लेते हैं, you need to make sure that staff follows instruction। तो इसमें भी यू आपने यूज़ किया है लेकिन ये ज़रा अजीब सा लग रहा है यहाँ पे। इसको अगर हम यूँ कहेंगे, द स्टाफ में नीड गाइडेंस इन द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, इनडायरेक्ट अप्रोच यहाँ पे यूज़ करेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप यू का लफ्ज़ यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहे हैं एक स्टाफ के लिए कि आप तनकीद के निशानों से बना रहे हैं कि भाई स्टाफ जो है उसे इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी चाहिए, तो आप भी मेक श्योर करें कि आप भी जो है वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। तो उससे अच्छा है आप ऐसे उनको डायरेक्टली कहें, तो आप ज़रा डिफरेंट अप्रोच के ज़रिए भी उसे कह सकते हैं कि जो स्टाफ होता है हमारे पास, उन्हें जो है ना गाइडेंस की ज़रूरत होती है, क्यों कि वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकें। ओके जी, एम्फसाइज द पॉजिटिव, एक्सप्लेन व्हाट यू हैव डन, व्हाट कैन यू कैन डू एंड व्हाट यू विल डू। ठीक है, नॉट व्हाट यू हैवंट डन, कांट डू और वुडंट डू। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। जो आप कर सकते हैं, जो आपने किया है, और जो आप करना चाहते हैं उसकी बात करें। ठीक है, और पॉजिटिव चीज़ों की बात करें, तो ना कि नेगेटिव चीज़ों की बात करें। ठीक है, नेगेटिव चीज़ों का जो है ना इम्पैक्ट भी नेगेटिव पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे है ना कि द प्रॉब्लम विद दिस डिपार्टमेंट इज़ अ फेलियर टू कंट्रोल कॉस्ट। ऐसे नहीं इस बात को करना, इस बात को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि द परफॉर्मेंस ऑफ दिस डिपार्टमेंट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय टाइटनिंग अप कॉस्ट कंट्रोल्स। ठीक है, यहाँ पे जो हम फेलियर का लव यूज़ कर रहे हैं ये नेगेटिव सेंस में आ रहा है, तो वो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। ठीक है, बात को मतलब प्रॉब्लम तो है, लेकिन प्रॉब्लम के मुतल्लिक आप जो बयान कर रहे हैं वो आप कैसे कर रहे हैं, वो आप उसमें आपने पॉजिटिव अप्रोच रखनी है। ठीक है, नेगेटिव वर्ड्स और कीवर्ड्स यूज़ नहीं करने आपने। ओके, आ गया जी एस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी, अपना ट्रस्ट आपने कैसे जीतना है। तो डोंट मेक फॉल्स प्रोमिसेस, सिंपली झूठे वादे ना करें। पीपल आर मोर लाइकली टू रिएक्ट पॉजिटिवली टू योर मैसेज व्हेन दे हैव कॉन्फिडेंस इन यू। इसकी एग्जाम्पल भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जी, बी पोलाइट, बिल्कुल जी खुशगवार मूड रखें अपना। ट्राई टू एक्सप्रेस फैक्ट्स इन अ काइंड एंड थॉटफुल मैनर, यानी आपने जो है ना जो अपना मैसेज जो आपने कंपोज करना है, तो उसमें आप कोशिश ये आपने करनी है कि आप जो फैक्ट्स उसमें बयान कर रहे हैं उसको जो है ना खुशगवार, एहतराम और तमीज़ से बयान करें। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो सख्त ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना, प्रॉम्प्टनेस इज़ अ फॉर्म ऑफ कर्टेसी, ये एमसीक्यू के हवाले से आप इसको जो है क्या कर लें, ऐसे मार्क कर लें। ठीक है, आगे जी, प्रोजेक्ट द कंपनी इमेज, सो सब ऑर्डिनेट योर ओन स्टाइल टू दैट ऑफ द कंपनी।
यानी अपने स्टाइल को ऐसा बनाएं, ऐसा अच्छा बनाएं, क्योंकि आपका जो स्टाइल है या आपका जो आप जो कह रहे हैं बेसिकली आप अपनी कंपनी की बिहाफ पे कह रहे हैं, आप अपनी कंपनी का अक्स हैं। आप जो भी बात कहेंगे एज अ टीम लीड, एज अ टीम मेंबर, तो आप जब कंपनी की तरफ से बात कर रहे होंगे तो लोग ये नहीं देखेंगे कि ये बात आपने कही है, लोग ये देख रहे होंगे कि ये जो रिटर्न कम्युनिकेशन हो रही है ये इस कंपनी की तरफ से हो रही है, ये कंपनी ऐसी बात कर रही है। ठीक है, फर्ज कर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें आप एक बैड न्यूज़ लेटर लिख रहे हैं, तो उसको बहुत एहतियात से लिखें। ऐसा ना हो कि वो लेटर पढ़ के जो आपकी ऑडियंस है, जो इफेक्टेड ऑडियंस है, वो आपके बारे में नेगेटिव हो जाए। ठीक है, जैसे कि हम पहले पढ़ के आ रहे हैं ना कि बैड न्यूज़ में हमने पॉजिटिव चीज़ें और जो हमने जो एंडिंग करनी होती है वो बहुत कॉर्डिनल नोट के साथ करनी होती है, जिसमें हम रहम दिलाना या दर्दमंदी या आप समझें कि काइंड रह के हम जो है ना उन्हें क्या करते हैं, उनकी तसल्ली दे रहे होते हैं बैड मैसेज में, और उनकी जो फ्यूचर की जो प्लान्स हैं या फ्यूचर की जो उनकी गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए उन्हें डायरेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, उनकी उनको उनका हौसला बढ़ा रहे होते हैं बेसिकली। तो ये यहाँ तक आपका जो दूसरा जो कैटेगरी थी वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। जो कंपोजिंग ऑफ मैसेज के जो 3 कैटेगरीज पढ़ रहे थे, पहली में हमने लेसन, इससे पिछले लेसन में प्लानिंग पढ़ी थी और इसमें हमने कंपोजिंग पढ़ी है। नेक्स्ट में हम रिवीजन पढ़ेंगे, तो रिवीजन में हम क्या पढ़ेंगे ये एंड में आपको बताया गया है। ये जो रिवीजन आपकी जो है ना, ये रिवीजन वो वाली रिवीजन नहीं है, ये रिवीजन आपकी बेसिकली ये जो कंपोजिंग की जो रेलिवेंट हम जो चीज़ें पढ़ के आ रहे हैं उससे रेलिवेंट रिवीजन है। ठीक है, तो ये वो वाली रिवीजन नहीं है, वो आपके जो नेक्स्ट आपका जो आएगा ना रिवाइजिंग बिजनेस मैसेज, ये उसमें पढ़ेंगे लेक्चर 14 में। तो इस रिवीजन में हम आज के लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे जो हमने पढ़ा। आपका मैसेज वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, एक्सप्लेन वाई ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट टू बोथ द ऑडियंस एंड द कम्युनिकेटर्स, ब्रेक अ मेन आइडिया इनटू सब डिविजन्स ग्रुप अंडर लॉजिकल कैटेगरीज। अपने मेन आइडिया को आप उसके मेजर पॉइंट्स में आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसके अलावा आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच यूज़ करनी होती है डिपेंडिंग अपॉन दी ऑडियंस जो आपकी होती है उस पर। कंपोज अ मैसेज यूजिंग अ स्टाइल एंड टोन दैट आर अप्रोप्रिएट टू योर सब्जेक्ट पर्पस। ऐसा मैसेज लिखते वक्त आपने ऐसी टोन और ऐसा स्टाइल अपनाना होता है जो आपके सब्जेक्ट और पर्पस जो होता है उसको जो है क्या कर रहा हो, सपोर्ट कर रहा हो, और आपकी ऑडियंस और आपका जो फॉर्मेट है ये भी मेन फैक्टर है इसमें। ठीक है, यू एटीट्यूड जो है वो क्या होता है, बहुत ज़रूरी है, उसे इस्तेमाल करें ताकि जो आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट है वो आपकी तरफ जो है ना वो बढ़े आपका मैसेज पढ़ने के बाद। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा एंड होता है जी। लेसन नंबर 13 तक हम ओके कर चुके हैं। लेसन नंबर 14 में आगे इंशाल्लाह हम जो तीसरा जो इसका पार्ट है ना कंपोजिंग ऑफ मैसेज का जो आखिरी पार्ट है, यानी रिवीजन वाला पार्ट, रिवाइजिंग द बिजनेस मैसेज, वो पढ़ेंगे। और अपने जो मैसेज है जो अभी तक हम प्लान करके हमने ड्राफ्ट बना लिया है उसको हम फाइनल टच देंगे अपने नेक्स्ट लेसन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और व्यू कॉन्सेप्ट्स का नाम अपने जो नाम है वो अपने भूलना नहीं है, याद रखना है। ठीक है, तो फी अमान अल्लाह टिल द नेक्स्ट लेक्चर। तो मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।